जादुई करेले की खेती। गोपाल का एक छोटा सा खेत था जहां पर उसने अनाज की खेती बोई थी। बड़ी ही मेहनत से अच्छी फसल उसे उगाई थी। पर एक दिन जंगली सुअर उसके खेत में घुस जाते हैं। सुअर की वजह से सारी फसल बर्बाद हो गई थी। गोपाल अपनी बर्बाद फसल को देखकर कहता है, अरे मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया। अब मैं क्या करूं? कैसे पूरे साल भर मैं अपने परिवार का पालन पोषण करूं? हे भगवान, अब तू ही कोई रास्ता दिखा। गोपाल खेत से वापस घर जा रहा था। उसकी आंखों के सामने एक कार का एक्सीडेंट हो जाता है। दरअसल वो कार एक जादूगर चला रहा था। वो जादूगर बेहोश हो गया था। तब गोपाल उसे लेकर अपने घर आता है। वो वैद्य को बुलाकर उसका इलाज करवाता है। लेकिन ये सब गोपाल की बीवी लता को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तब वो कहती है, हमारा इतना बड़ा नुकसान हो गया है। साल भर क्या खाएंगे इसकी खबर नहीं है। और आप हो कि राह चलते लोगों की मदद कर रहे हो। अरे मदद ही सही, पर आपने तो इस अनजान इंसान को घर ले आए। पता नहीं ये कौन है। अरे लता, अब इसे होश आ जाएगा तो वो चला जाएगा। हम थोड़ी ना उसे हमेशा के लिए पालने वाले हैं। हम कितनी भी मुश्किल में क्यों ना हो, पर ऐसे किसी को मुसीबत में नहीं छोड़ सकते। समझी? थोड़ी ही देर में जादूगर को होश आ जाता है और वो उन दोनों की बातें भी सुन लेता है। जादूगर गोपाल की परेशानी जान लेता है। जादूगर को होश में देखकर गोपाल बड़ा खुश हो जाता है। तब जादूगर कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल। तुम्हारी परेशानी मुझे पता चल गई है। मैं तुम्हें कुछ बीजे देता हूँ। तुम उन बीजों को अपनी खेत में बो देना। जादूगर जादू से एक बीज की छोटी सी पोटली प्रकट करता है और उसे गोपाल को दे देता है और वहां से चला जाता है। गोपाल वो बीज की पोटली लेकर खेत चला जाता है। वो खेतों में उन बीजों को डालकर घर वापस आ जाता है। दूसरे दिन गोपाल और लता दोनों खेत में जाते हैं। तब वो देखते हैं तो खेत करेले के पौधों से लहरा रहा था। ये देखकर लता कहती है, मैंने सोचा था कि कहीं सोने के पौधे निकल आएंगे, पर यहाँ तो करेले के पौधे निकल आए हैं। वो जादूगर भी ना, बस नाम का जादूगर निकला। लता ऐसे कहती ही रहती है कि तभी अचानक से आसमान में काले काले बादल छा जाते हैं और तेज तूफान से बारिश शुरू हो जाती है। गोपाल और लता उस बारिश में भीग रहे थे कि तभी एक करेला बड़ा हो जाता है जहां से एक दरवाजा निकलता है। वो दोनों भी उस दरवाजे से चले जाते हैं, जिस वजह से वो दोनों बारिश में भीगने से बचते हैं। तब गोपाल कहता है, देखा लता, बस पैसे ही हमेशा काम नहीं आते। आज अगर ये जादुई करेला नहीं होता तो पता नहीं क्या होता। बारिश में भीगकर हम बीमार पड़ सकते थे। तब वो दोनों उसी करेले के अंदर रहकर पूरी रात बिताते हैं। सवेरे जब बारिश रुक जाती है तब वो करेले से बाहर आते हैं। लता को भी अब उसकी गलती समझ आ चुकी थी। वो दोनों भी करेले का और उस जादूगर का धन्यवाद करते हैं और घर वापस आ जाते हैं। तब गोपाल पड़ोस से कुछ आवाजें सुनता है। पड़ोसी कहता है, अरे ये क्या हुआ मेरे बेटे को? ये आंखें क्यों नहीं खोल रहा है? अरे चलो चलो, जल्दी से इसे अस्पताल ले चलते हैं। दरअसल बारिश में भीगने की वजह से गांव के सभी छोटे बच्चों पर उसका दुष्परिणाम हुआ था। गांव वाले अपने बच्चों को लेकर अस्पताल भाग रहे थे, जिसे देखकर गोपाल बड़ा ही चिंतित हो जाता है। वो वापस अपने करेले के खेत में आता है और कहता है, हे जादुई करेले, मेरे गांव के बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। कृपा करके उन बच्चों को बचाने का कोई उपाय बताओ। इस तरह से गोपाल हाथ जोड़कर विनती करता है कि तभी जादुई करेले से कुछ जूस निकलने लगता है। गोपाल सामने जाकर उस जूस को एक बोतल में भर लेता है और उस जूस को जाकर बच्चों को पिलाता है। जूस पीने से बच्चे ठीक होने लगते हैं। तब गोपाल जूस को फिर से बोतल में भरकर गांव में ले आता है और बाकी के बीमार बच्चों को भी पिलाता है, जिस वजह से सारे बच्चे ठीक होने लगते हैं। अपने बच्चों को ठीक देखकर माँ बाप भी बड़े खुश हो जाते हैं और वो गोपाल का धन्यवाद करते हैं। ये सब देखकर गांव का मुखिया कहता है, अरे गोपाल, आज तुमने बहुत बड़ा काम किया है बच्चों को बचाकर। लेकिन कल की बारिश से सब कुछ बर्बाद हो गया। पता नहीं ये साल हम कैसे बिताएंगे। लगता है फिर से हमें जमींदार से कर्जा लेना होगा। गोपाल मुखिया की बात सुनकर वापस खेत में आता है और कहता है, अरे मेरा गांव तो परेशानियों से जूझ रहा है। एक परेशानी खत्म नहीं हुई तो दूसरी शुरू हो रही है। मेरे गांव वालों के लिए कुछ करो जादुई करेले। यह सुनते ही करेले से ढेर सारे पैसे निकलने लगते हैं। गोपाल उन पैसों को लेकर गांव में आता है और उन्हें गांव वालों को बांट देता है। इस तरह से गोपाल खुद की परेशानी भूलकर सबकी मदद करता है
जब वो घर वापस आता है तब देखता है कि उसका घर अनाज और पैसों से भरा हुआ था। तब वो कहता है, अरे उस जादुई करेले ने तो मेरे न मांगते भी सब कुछ दे दिया। अब लता, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। यह सब बात उसका पड़ोसी रमेश सुन लेता है और वो मन ही मन सोचता है, अच्छा तो इसीलिए रमेश जादुई जूस और पैसे गांव वालों में बांट रहा है। अब तो मैं उस जादुई करेले को अपने घर में ले आऊंगा और आराम से बैठे बिठाए बिना मेहनत के ही जीऊंगा। गोपाल के जैसे नहीं सबकी मदद करते बैठूंगा। ये सोचकर वो गोपाल की खेत में जाता है। जादुई करेले को देखकर वो चकित होता है, लेकिन जादुई करेले को वो हाथ लगाते ही उसे जोर का झटका लगता है और वो नीचे गिर जाता है। रमेश समझ नहीं पाता कि कौन सा करेला जादुई है और कौन सा नहीं। तब वो वापस अपना मुंह लटका कर घर आ जाता है। गोपाल खेत के करेले बेचकर पैसे कमाता है और बाद में फिर से अनाज की खेती बड़ी ही मेहनत करके जीवन बिताता है। मैजिकल टॉर्टाइज हाउस। कुंडलपुर नाम के गांव में झिंगे नाम का एक व्यक्ति रहता था। झिंगे कुछ भी काम नहीं करता था और वो बहुत शराब पिया करता था। शराब पीने के लिए वो अपने घर की हर एक चीज बेच दिया करता था। एक दिन वो गांव के जमींदार को अपना टीवी बेच आया। जमींदार कहता है, अरे इसका तो मैं 1500 रुपये दे सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, आप 1500 ही दे दो, मेरा काम हो जाएगा। और झिंगे पैसे लेकर ठेके पर चला गया और शराब पीकर घर आया और मोहल्ले वालों को उल्टा सीधा बोलने लगा। अरे बाहर निकलो, कौन मेरी बुराई कर रहा था? सबको चुन चुन के मारूंगा, बाहर आओ। पर डर के मारे कोई भी बाहर नहीं आया और झिंगे वहां से घर चला गया। अगले दिन फिर पैसे खत्म होने के कारण उसने अपना फ्रिज भी बेच दिया और शराब पी ली। अब ऐसा ही रोज रोज होने लगा। वो कभी अपना मोबाइल बेचता तो कभी बर्तन। ऐसा करते करते उसके घर में कुछ नहीं बचा। अरे यार, आज तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा है, क्या बेचूं? तभी उसको पड़ोसी की बकरी दिखी और वो उसे चुराकर जमींदार को बेच आया। जमींदार ने झिंगे को बहुत समझाया, अरे झिंगे, तुम रोज कुछ ना कुछ मेरे पास सामान बेच के लौटते हो, सारा पैसा शराब में उड़ा देते हो। इतनी शराब पियोगे तो जल्द ही मारे जाओगे। अरे जमींदार जी कर क्या करना है? मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। अरे तुम्हें अपने भविष्य की तनिक भी चिंता नहीं है। तुम्हें समझाना मानो पत्थर पर सर फोड़ना हो गया है। और झिंगे वहां से पैसे लेकर घर आ जाता है। एक दिन रास्ते में झिंगे को एक कछुआ मिलता है। वो उसे उठाकर अपने घर ले आता है। अगले ही दिन जब वो सोकर उठता है तो देखता है कि उसके घर में सारी बेची हुई चीजें वापस आ जाती है। अरे ये क्या, सब चीजें तो मैं पहले ही बेच चुका हूँ। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? ये सब हुआ कैसे? मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। उसी गांव में एक नई फैमिली रहने आई। मनोज, सविता और उनका एक छोटा सा बेटा। उनका परिवार कर्जे में डूबा था। बड़ी मुश्किल से किराए के घर में वो रहने लगे और अपना जीवन बिताने लगे। वो लोग भगवान को बहुत मानते और रोज उनकी पूजा करते। सुनो जी, आप ज्यादा परेशान न हो। भगवान ने हमारे लिए जरूर ही कुछ सोचा होगा। पता नहीं भगवान हमारी कौन सी परीक्षा ले रहा है। वही दूसरी ओर झिंगे के घर कछुआ के आने से किस्मत बदल गई थी। लेकिन किस्मत कब तक साथ देती। झिंगे अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और उसने फिर से सामान बेचना शुरू कर दिया। उसने वापस अपना एक एक सामान बेचकर शराब पीना शुरू कर दिया। अरे वाह, इस कछुए ने तो जिंदगी बदल दी मेरी। अब कोई चिंता नहीं, अभी तो बहुत सामान है मेरे पास बेचने के लिए। एक बार फिर से झिंगे अपना सब कुछ खोता जा रहा था और अब उसके पास कुछ नहीं बचा बेचने के लिए। अरे अब मैं क्या करूं? बहुत तलब हो रही है मुझे। शराब चाहिए, नहीं तो मर जाऊंगा मैं। एक दिन मनोज के घर एक साधु बाबा आते हैं और खाने के लिए बोलते हैं, घर में कोई है? भूखे को भोजन दान करो बेटा, भूखे को भोजन दो। मनोज की पत्नी दरवाजा खोलकर बाबा को अंदर बुलाती है और खाना खिलाती है। बाबा जी देखते हैं कि सारा भोजन उस औरत ने उसे ही दे दिया है
और उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। ये देखकर बाबा जी कहते हैं, बेटा, तुम लोग काफी परेशान हो। मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊं। बाबा जी, पता नहीं भगवान हमारी कैसी परीक्षा ले रहा है। परेशानी पर परेशानी हमारे घर पर आती जा रही है। कभी कभी भाग्य भी अपना रास्ता भटक जाता है। तुम चिंता मत करो बेटी, भाग्य तुम्हारे घर जल्दी आएगा और तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। ऐसा कहकर बाबा वहां से चले जाते हैं। अगले दिन झिंगे कछुए को लेकर रास्ते से जा रहा था। तभी मनोज का बेटा अपने पिताजी से जिद करने लगा। पिताजी पिताजी, मुझे वो कछुआ चाहिए। ऐसी जिद करके वो रोने लगा। तो मनोज ने झिंगे को रोककर कहा, भाई साहब, आप ये कछुआ मुझे दे दीजिए, मेरा बेटा बहुत जिद कर रहा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर मैं इसके 200 रुपये लूंगा। भाई साहब, इतने तो नहीं है मेरे पास, सिर्फ 100 रुपये ही बचे हैं। शराब की तलब में झिंगे वो कछुआ मनोज को बेच देता है। उसका बेटा उसे अपने घर में ले आता है। अगले दिन से ही मनोज के घर में ढेर सारा सोना चांदी का बैग मिलता है। मनोज और उसकी बीवी इतना सोना चांदी देखकर हैरान हो जाते हैं। उसकी बीवी को उस बाबा की कही बात याद आती है। सुनो जी, उन बाबा ने सही कहा था कि भाग्य हमारे घर आएगा। इस कछुए के आते ही हमारी जिंदगी बदल गई। हम इतने सोने का क्या करेंगे जी? हाँ हाँ, हम सबसे पहले अपना कर्ज चुकाएंगे और नया घर बनाएंगे। तभी मनोज का बेटा कहता है, पापा, हम कछुआ घर बनाएंगे। मनोज अपने परिवार के लिए एक विशाल कछुआ घर बनाता है। घर बाहर से जितना सुंदर होता है, उतना ही अंदर से भी। मनोज घर में नया बेड, टीवी, फ्रिज एवं हर एक जरूरी वस्तु घर में लाता है। और अब उनका परिवार भगवान के अलावा उस कछुए की भी पूजा करते हैं। और अब उनका परिवार बहुत खुशी खुशी जिंदगी बिताते हैं। जब ये बात झिंगे को पता चलती है तो वो अपने आप को ही कोसता है। आय रे मेरी पूरी किस्मत, घर आई लक्ष्मी को मैंने ठुकरा दिया अपनी शराब के लत के कारण। कभी कभी भाग्य खुद हमारे घर के दरवाजे खटखटाता है, पर हम चैन की नींद में सोए हुए होते हैं और भाग्य अपना ही रास्ता बदल के किसी और दरवाजे पर चला जाता है। मैजिकल कोकोनट हाउस। चंदन नाम का एक किसान अपनी बेटी चंदा के साथ रहता था। चंदा बहुत ही समझदार और खूबसूरत होती है। चंदन के घर एक नारियल का पेड़ था, जो कि चंदा की माँ की आखिरी वो निशानी थी। चंदा भी उसे ही अपनी माँ समझती थी, पर ना जाने कभी उस पेड़ को नारियल नहीं लगा। चंदन खेत में काम करता और अपना गुजर बसर करता था। चंदा भी अपने पिताजी की मदद करती थी। एक बार जब चंदा नदी से पानी लेकर आ रही थी, तब जमींदार का बेटा मदन उसे रास्ते में रोकता है। अरे ओ चंदा रानी, ये क्या नौकरानी की तरह पानी भरने जा रही हो? चलो मेरे साथ, मालकिन बना के रखूंगा अपने महल में। बेशरम कही के, कोई लाज लज्जा है या नहीं है? ऐसा कहकर चंदा उसे एक गाल पर जोर का चमाटा मारती है। गांव के लोग ये देखकर हंसने लगते हैं। मदन को उसका ये अपमान लगता है। एक ना एक दिन मैं इसका बदला जरूर लूंगा चंदा रानी, देख लेना तुम। ऐसा कहकर मदन वहां से चला जाता है। चंदा भी घर आती है और सारी बात उस नारियल के पेड़ को बताती है। उधर गुस्से में चूर मदन अपने पिताजी से कहता है, सुनो पिताजी, मुझे उस चंदा से शादी करनी है। कुछ भी करके आप मेरी शादी उसके साथ ही करवा दो। अरे तुम पागल तो नहीं हो गए? उसकी और हमारी क्या बराबरी है? पिताजी, मुझे उससे बदला लेना है। शादी करके उस चंदा को अच्छा सबक सिखाऊंगा। अरे सबक सिखाना है तो शादी करना क्या जरूरी है? सबके सामने माफी मांगने लगाते हैं। नहीं पिताजी, वो तो बस कुछ पलों के लिए होगा, पर मैं चंदा को जन्म भर तड़पता हुआ देखना चाहता हूँ और उसको तड़पाने के लिए मुझे उससे शादी करना जरूरी है। मदन अपने पिताजी को रास्ते में हुई सारी बातें बताता है। जमींदार को भी बड़ा गुस्सा आता है
और गुस्से में चंदन के पास जाता है और वो कहता है, सुनो चंदन, तुम्हारी बेटी की इतनी मजाल कि भरे रास्ते में उसने मेरे बेटे को थप्पड़ मारा। क्यों, तुम्हें इस गांव में रहना है या नहीं? जमींदार जी, गलती तो आपके ही बेटे की है, आप उसे क्यों नहीं समझाते? तुम्हारे भी पर निकल आए हैं शायद। भूल गए क्या, तुमने मुझसे कर्जा लिया है और उसके लिए अपनी जमीन गिरवी रखी है मेरे पास। मुझे सब पता है जमींदार जी, इस बार फसल से आपका सारा कर्जा उतार दूंगा। अगर नहीं दे पाया तो मैं तेरी जमीन अपने नाम करा लूंगा, समझा कि नहीं? ऐसा कहकर जमींदार जाने लगता है, पर थोड़ी दूर पर जाते ही उसे कुछ याद आता है और वो फिर से वापस आकर चंदन से कहता है, और हाँ चंदन, जरा सुन, मेरे पास एक उपाय है जिससे तुम्हारा कर्जा भी माफ हो जाएगा और तुम्हें तुम्हारी जगह भी वापस मिल जाएगी। ऐसा क्या? वो क्या उपाय है जमींदार जी, प्लीज मुझे बताओ। तुम्हारी बेटी की मेरे बेटे के साथ शादी करा दो। चंदन इस बात के लिए साफ मना करता है। जमींदार वहां से वापस अपने घर आता है और अपने पिताजी का मुंह लटका देख मदन सब समझ जाता है कि वहां से शादी के लिए इनकार आया होगा। जमींदार सारी बातें मदन को बताता है। दोनों बाप बेटे सोचते रहते हैं। फिर मदन अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, अगर फसल ही नहीं रही तो कैसे कर्जा चुका पाएगा वो चंदन? मतलब क्या है बेटा तुम्हारा? ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सब देख लूंगा। मदन रात में अपने कुछ साथियों के साथ चंदन के खेत में जाता है और सारे फसल को आग लगा देता है। फसल आग में राख हो जाती है। मदन और जमींदार बहुत खुश हो जाते हैं और जब ये बात चंदन को और चंदा को पता चलती है तब वो फूट फूट कर रोने लगता। अब क्या होगा? कैसे मैं उस जमींदार का कर्जा चुकाऊंगा? दोनों उदास बैठे रहते हैं कि तभी नारियल के पेड़ से एक नारियल गिरता है। दोनों को हैरानी होती है कि जिस पेड़ को अब तक कोई नारियल नहीं लगा था, अब अचानक एक नारियल कैसे गिरा। दोनों भी उस नारियल के पास जाते हैं। तब वो नारियल एक विशाल रूप धारण करता है और एक नारियल घर बन जाता है। उसे देखकर चंदा कहती है, अरे पिताजी, ये कैसा चमत्कार है। हाँ बेटी, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। दोनों घबरा जाते हैं कि तभी घर के अंदर से आवाज आती है, घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। इतने दिन बिना फल की लालच किए मुझे पालते रहे हो, अब मेरी बारी है। घर के अंदर आ जाओ, तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। चंदा और चंदन दोनों भी दरवाजे से नारियल घर के अंदर जाते हैं। वहां देखते हैं कि बहुत सारा सोना और रुपया पड़ा हुआ है। दोनों भी जितना चाहे उतना रुपया और सोना ले लेते हैं और घर से बाहर आते हैं। जब कभी आपको मेरी जरूरत हो, बुला लेना, मैं प्रकट हो जाऊंगी। ऐसा कहकर वो नारियल घर छोटा हो जाता है। चंदा उस नारियल को संभाल कर घर के अंदर रखती है। दूसरे दिन चंदन देखता है कि जो फसल मदन ने जलाई थी वो जादू से फिर से लहराने लगती है। चंदन कर्जे के रुपए लेकर जमींदार के घर जाता है और उसका कर्जा लौटाता है और खेत में काम के लिए जाता है। चंदन के पास पैसे देखकर जमींदार हैरान हो जाता है। तब मदन वहां आता है। क्या हुआ मदन, इतना परेशान क्यों दिख रहा है? अरे पिताजी, मैंने कल रात चंदन की फसल को जला डाला था, लेकिन आज जाके देखा तो उसकी फसल फिर से लहरा रही है। ऐसा क्या? चंदन ने सारा कर्जा भी चुका दिया? ऐसा कौन सा जादू हुआ रातों रात? दोनों भी सोचने लगते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। तब वो चंदन के घर जाकर देखते हैं। तब सारा राज उनको पता चल जाता है। अच्छा, तो ये राज है। चलो इसके घर में जाकर सारा खजाना लूट लेते हैं। पर जैसे ही वो दोनों उस घर के अंदर जाते हैं, घर के अंदर एक बड़ा सा सांप निकलता है और उन दोनों को अपनी पूंछ से मारने लगता है। दोनों भी अधमरे हो जाते हैं और वो सांप अपनी पूंछ से उन दोनों को बांध लेता है। तब तक चंदन और चंदा भी आ जाते हैं। चंदा कहती है, हे नाग देवता, इन्हें छोड़ दो, माफ कर दो इन्हें।
नाग देवता दोनों को छोड़ देता है और नारियल घर के अंदर जाता है। तब मैजिकल नारियल हाउस कहती है, जमींदार, अपने बेटे को समझा देना, आज के बाद चंदा का रास्ता ना रोके, और तुम भी कभी इन दोनों को परेशान करने नहीं आना, वरना। ये सुनकर दोनों भी वहां से भाग जाते हैं। नारियल घर भी छोटा सा नारियल बन जाता है और बाप बेटी दोनों मिलकर हंसी खुशी से अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। मैजिकल कार्डबोर्ड हाउस। चांदपुर नाम के गांव में एक बूढ़ी नानी अपनी पोती मानसी के साथ रहती थी। मानसी के माता पिता कुछ समय पहले ही गुजर गए थे, जिस वजह से मानसी की देखभाल उसकी नानी ही करती थी। नानी की एक फूलों की दुकान थी। मानसी अपने नानी के घर में और दुकान में मदद करती थी और स्कूल में भी जाती थी। एक बार नानी की पड़ोसी दुकान में आती है। वो औरत फूल खरीदती है और पैसे देने के वक्त वो कहती है, अरे नानी जी, मैंने बटवा घर में छोड़ दिया है, शायद मैं बाद में पैसे दे दूंगी आपको। कोई बात नहीं, बाद में दे देना बेटी। फिर वो औरत वहां से चली जाती है और मानसी अपनी नानी से कहती है, अरे नानी, ये क्या किया आपने? इससे पैसे क्यों नहीं लिए? ये हमेशा यही नाटक करती है और बिना पैसे देकर फूल खरीद कर लेके जाती है। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते, वो आपसे बड़ी है ना। इस तरह से नानी मानसी को समझाती है। एक बार मानसी नानी के साथ दुकान में कार्डबोर्ड हाउस बनाती रहती है। ये देखकर नानी कहती है, ये क्या कर रही हो बेटा? नानी, हमारे टीचर ने स्कूल में पढ़ाया था, इसलिए अब मैं बना रही हूँ। देखना, बड़ी होकर ऐसा ही बड़ा घर आपके लिए बनाऊंगी मैं। हाँ हाँ बेटा, जरूर बनाना। मानसी दुकान में ही अपना कार्डबोर्ड हाउस बनाती है। थोड़ी देर में आराम करते करते नानी दुकान में सो जाती है। मानसी अकेली वहां बैठी रहती है। तभी वहां एक संत आते हैं और वो कहते हैं, बेटा, पूजा के लिए कुछ फूल मिलेंगे? मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन। कोई बात नहीं बाबा, मेरी नानी कहती है कि हमेशा किसी की मदद करनी चाहिए। ये लीजिए फूल। ऐसा कहकर मानसी उस संत को फूल फ्री में दे देती है। वो संत मानसी को आशीर्वाद देते हुए उसके कार्डबोर्ड हाउस में कुछ जादुई शक्तियां डाल देते हैं और वहां से चले जाते हैं। शाम होने के बाद नानी और मानसी कार्डबोर्ड हाउस लेकर अपने घर आते रहते हैं। तभी मानसी कहती है, अरे नानी, मेरा कार्डबोर्ड हाउस बड़ा भारी लग रहा है। अरे कुछ उसके अंदर तुमने रख दिया होगा, घर जाकर देख लेना बेटा। दोनों घर आते हैं और मानसी उस कार्डबोर्ड हाउस के अंदर हाथ डालकर देखती है कि उसमें कुछ है या नहीं। तभी उसके हाथ कुछ लगता है। वो जब उसे बाहर निकालती है तो देखती है कि कुछ सोने के सिक्के होते हैं। वो नानी से कहती है, नानी नानी, ये देखो सिक्के, इधर आओ, ये बहुत चमक रहे हैं। अरे बेटा, ये तो सोने के सिक्के हैं। तुम्हें ये कहाँ से मिले? मैंने कहा था ना नानी कि मेरा कार्डबोर्ड हाउस भारी लग रहा है, ये इसी में से निकले। अरे ये तो कमाल है, लेकिन ये कैसे हुआ? तभी मानसी उस संत वाली बात नानी को बता देती है और उसके बाद नानी वो सोने के सिक्के बेचकर एक फूलों का बागीचा खरीदते हैं और उनका व्यापार बढ़ जाता है। दोनों हंसी खुशी से रहने लगते हैं। लेकिन ये बात उसके पड़ोसी औरत को हजम नहीं होती और वो देखने आती है कि इनकी इतनी तरक्की कैसे हुई। जब वो औरत खिड़की से चुपके से देखती है तो उसे पता चलता है कि मानसी उस कार्डबोर्ड हाउस में से सोने के सिक्के निकालती है। वो सोचती है, अरे बाप रे, इन भिखारियों के पास ये जादुई हाउस कहाँ से आ गया? इसे तो मैं चुरा लूंगी। ये सोचकर वो औरत उस कार्डबोर्ड हाउस को चुपके से चुरा कर घर में ले जाती है और ठीक उसी तरह से उस हाउस में हाथ डालकर सोने के सिक्के निकालने की कोशिश करती है। लेकिन सोने के सिक्के निकलने की बजाय कुछ पत्थर निकलते हैं। वो बार बार कोशिश करती है लेकिन पत्थर ही निकल आते हैं। तंग आकर वो उस मैजिकल कार्डबोर्ड हाउस को फेंक देती है। लेकिन वो कार्डबोर्ड हाउस जमीन पर गिरने की बजाय वापस हवा में उड़कर उस औरत के गोल गोल घूमने लगता है और उसमें से दो हाथ बाहर निकलते हैं और उस औरत को थप्पड़ लगाना शुरू करते हैं। वो औरत चिल्लाते हुए मानसी के पास जाती है। अरे बचाओ, अरे बचाओ, मर गई, बचाओ मानसी, देखो। उसकी आवाज सुनकर मानसी बाहर आती है और उस मैजिकल कार्डबोर्ड हाउस को वो अपने घर के अंदर अच्छे से संभाल कर रख देती है और उस औरत को फिर कभी उसे चुराने की कोशिश मत करो ऐसा कहकर चली जाती है। मैजिकल सैंड हाउस। सोनापुर नाम का एक गांव था जहां पर शिवा नाम का एक लकड़हारा
अपनी बीवी और बच्चे के साथ रहता था। शिवा रोज जंगल जाकर लकड़ियां तोड़कर बाजार में बेचता था। मिले हुए पैसों से उसका घर चलता था। शिवा को जंगल में मिलने वाली जड़ी बूटी की भी काफी अच्छी से जानकारी थी। बारिश का मौसम चालू होता है। बारिश में लकड़ियां काटना मुश्किल रहता है, और तो और गीली लकड़ियां भी कोई खरीदता ही नहीं। बारिश के मौसम में पैसों का कैसे इंतजाम करे, ये शिवा सोच रहा था। तभी उसकी पत्नी गौरी उसे कहती है, आप इतना क्यों सोच रहे हो जी? कोई दूसरा काम ढूंढ लीजिए। मौसम में वैसे ही कम काम होते हैं, कौन काम देगा मुझे? अरे आप परेशान मत हो। आपको जड़ी बूटियों की जानकारी है ना, तो फिर आप जंगल जाइए, जड़ी बूटी तोड़कर लाइए, फिर उससे हम दवा बनाएंगे और बेचेंगे। हाँ, ये तो है। और बारिश के मौसम में बीमारियां ज्यादा फैलती है, तो मेरी दवा काम आएगी। ऐसा कहकर शिवा जंगल जाता है, जड़ी बूटी तोड़ने लगता है कि तभी उसकी नजर एक जख्मी हिरन पर जाती है। शिवा जल्दी से अपने पास से एक जड़ी बूटी निकालता है, वो उसका लेप बनाता है और हिरन के पैर पे लगाता है। देखते ही देखते हिरन चलने लगता है और वहां से चला जाता है कि तभी एक जादुई रेत का घर प्रकट होता है। शिवा उसे देखता ही रहता है और सोच में पड़ जाता है, अरे अभी तक तो यहाँ कुछ नहीं था, फिर ये रेत का घर यहाँ कैसे आया और बारिश से बह भी नहीं गया। घर के अंदर जाके देखता हूँ। ऐसा कहकर शिवा रेत के घर के अंदर चला जाता है। तभी वहां से एक चमकती रोशनी बाहर आती है और कहती है, स्वागत है तुम्हारा शिवा इस जादुई रेत के घर में। ये सब क्या है? मैं रोज जंगल में आता हूँ, पर मैंने कभी ये घर नहीं देखा। ये एक जादुई और मायावी रेत का घर है। जो कोई इस जंगल में किसी की मदद करता है, बस उसे ही ये दिखता है। अभी अभी तुमने उस जख्मी हिरन की मदद की थी, इसलिए ये रेत का घर तुम्हारे सामने प्रकट हुआ है। ये लो तुम्हारा इनाम। ऐसा कहकर शिवा को वो घर खजाना देता है। उसमें सोने के सिक्के होते हैं। शिवा खुश होकर वहां से चला जाता है और जैसे ही शिवा जाता है, वो घर भी गायब हो जाता है। घर जाकर शिवा गौरी को सारी बातें बताता है। गौरी भी बहुत खुश हो जाती है। फिर वो सोने के सिक्के बाजार में बेचकर मिले हुए पैसों से वो आराम से रहने लगते हैं। शिवा भी काम करना छोड़ देता है। उसके मन में लालच पैदा होती है। एक दिन गौरी कहती है, अजी सुनो, क्यों ना आप फिर से जंगल में जाकर उस जादुई रेत के घर में जाओ, फिर से सोने के सिक्के लेके आओ ना। गौरी के कहने के मुताबिक शिवा जंगल जाता है। जंगल में वो जादुई रेत के घर को बहुत ढूंढता है, पर उसे कुछ नहीं मिलता। वो नाराज होकर घर वापस आता है। गौरी उसे कहती है, क्या हुआ? क्या वो जादुई रेत का घर नहीं मिला? अरे कैसे मिलेगा? मैं तो भूल ही गया था कि पहले उस जंगल में किसी की मदद करनी पड़ती है, तब जाकर वो घर प्रकट होता है। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, आप फिर से कल जंगल जाना। अरे फिर से क्यों जाना? तो क्या, पैसे खत्म होने के बाद क्या फिर से लकड़ियां तोड़ने का इरादा है आपका? जैसे मैं कह रही हूँ, बस वैसा कीजिए। ठीक है। दूसरे दिन शिवा फिर से जंगल जाता है। उसके पीछे पीछे गौरी भी जाती है, जो कि शिवा को पता नहीं होता। गौरी एक बूढ़ी औरत का भेष बदलकर जंगल जाती है और एक जगह कहारते बैठती है। पानी, पानी, पानी। शिवा यह सुनकर उस बूढ़ी औरत के पास आता है और उसे पानी पिलाता है। जैसे ही उसे वो पानी पिलाता है, वहां पर जादुई रेत का घर प्रकट होता है और गौरी भेष उतारकर खुश होती है। शिवा यह सब देखकर चकित होता है। अरे गौरी, तुम यहाँ कैसे? ये ठीक नहीं है गौरी, हम फंस जाएंगे। अजी छोड़ो ये सब, पहले चलो घर के अंदर। ऐसा कहकर दोनों घर के अंदर जाते हैं, पर जैसे ही वो दोनों घर के अंदर जाते हैं, वो घर गायब होता है और शिवा की पत्नी गौरी एक पुतला बन जाती है। शिवा रोने लगता है कि अब क्या किया जाए। तभी वो आवाज उसे फिर से सुनाई देती है, तुम्हारी पत्नी ने तो बस मदद करने का ढोंग किया था, इसलिए उसे यह सजा मिली। लालच में आकर उसने ये सब किया। मैं ऐसे लोगों के साथ यही करता हूँ। हमें माफ कर दो। आज के बाद हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। हम ईमानदारी से अपना जीवन बिताएंगे। बस हमें एक बार माफ कर दो। शिवा रोते रोते गिड़गिड़ाने लगता है। शिवा को ऐसे रोता हुआ देख आवाज गौरी को माफ कर देता है और गौरी फिर से पहले जैसे बन जाती है और वहां से वो चले जाते हैं। 2 स्टोरी बाम्बू हाउस। रमा के पति का एक्सीडेंट में देहांत हो जाता है। उस वक्त उसके सास और ससुर उसे इस बात का जिम्मेदार ठहराते हुए उसे और उसके बेटे संदीप को घर से बाहर निकाल देते हैं। संदीप एक छोटा बच्चा था, जिस वजह से रमा उसे लेकर गांव में ही रहने के लिए सहारा ढूंढती रहती है, लेकिन कोई भी गांव का व्यक्ति या औरत उसकी मदद नहीं करता। तब वो सोचती है,
हे भगवान, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरा तो कोई और दूसरा घर भी नहीं है। और मेरा बेटा संदीप अभी इतना छोटा है, उसे लेकर मैं कहाँ जाऊं और उसकी देखभाल मैं कैसे करूं? ये सोचकर रमा रोने लगती है। तब संदीप रमा के आंसू पोंछते हुए कहता है, माँ, हम तालाब के किनारे जाके रह सकते हैं। वहाँ का नज़ारा भी बहुत ही अच्छा है और वहाँ से हमें कोई भी नहीं निकाल सकता, ना कोई गांव का आदमी, ना गांव की कोई औरत। संदीप की बातें सुनकर रमा भी तैयार हो जाती है और वो दोनों तालाब के किनारे जाते हैं। सच में तालाब का परिसर तो बहुत ही मनमोहक था। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। जंगल के छोटे मोटे जानवर भी वहां पानी पीने के लिए आते थे। ये सब देखकर वो दोनों भी बहुत खुश हो जाते हैं। तब रमा सोचती है कि उस जगह पर घर कैसे बनाया जाए। तब संदीप कहता है, माँ, वो देखो, बाम्बू के पेड़। हम बाम्बू से भी घर बना सकते हैं ना? संदीप के कहने पर रमा भी उन बाम्बू के पेड़ों को देखती है और वो बाम्बू से पेड़ बनाने के लिए तैयार हो जाती है। वो कहती है, संदीप, हम बाम्बू से अपने लिए बाम्बू हाउस बनाते हैं। तुम भी मेरी इसमें मदद करना। रमा बाम्बू तोड़कर लाती है और बाम्बू हाउस बनाने लगती है। संदीप भी उसके इस काम में मदद करता है और देखते ही देखते एक दिन के अंदर ही उनका बाम्बू हाउस बनकर तैयार हो जाता है। रमा और संदीप उस बाम्बू हाउस में रहने लगते हैं। रमा गांव में काम करने जाती थी तो संदीप स्कूल जाता था। एक बार संदीप बाम्बू हाउस में नीचे सो रहा था कि तभी वहां एक बहुत बड़ा सा सांप आता है। वो सांप संदीप को काटने ही वाला था कि तभी रमा सांप को पकड़कर बाहर फेंक देती है और कहती है, आज अगर मैं सही वक्त नहीं आती तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। पर हम ऐसी जगह रहते हैं कि ऐसे जंगली जानवरों का तो खतरा उठाना ही पड़ेगा। उस दिन से रमा और संदीप बहुत ही सावधानी से बाम्बू हाउस में रहने लगते हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक रात बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। तालाब में पानी भरने लगता है और वो धीरे धीरे रमा के बाम्बू हाउस में घुस जाता है। तब रमा संदीप को ऊपर उठा लेती है। पूरी रात पानी जाने तक रमा संदीप को अपने कंधे पर ही उठाकर रखती है, जिस वजह से रमा गीली हो जाती है और बीमार पड़ जाती है। संदीप अपनी माँ की बहुत सेवा करता है और वो दूसरे दिन माँ से कहता है, अरे माँ, मेरी वजह से ही तुम बीमार पड़ गई। मुझे पानी से बचाने के लिए तुमने रात भर मुझे कंधे पर उठा रखा। पर माँ, ऐसे तो हमेशा ही होता रहेगा ना, तो क्यों ना हम दूसरा घर बनाए? बेटा, यहाँ पर दूसरा घर बनाने पर भी बारिश में तो उसका भी यही हाल होगा ना? हम दूसरा घर इसी बाम्बू हाउस के ऊपर बनाएंगे माँ। ऊपर तक तालाब का पानी कभी नहीं पहुँचेगा और हम जंगली जानवरों से भी अपनी रक्षा कर पाएंगे। बेटा, तुम्हारा ये ख्याल बहुत ही अच्छा है। बस बेटा, मुझे ठीक होने दो, फिर हम अपना 2 स्टोरी वाला बाम्बू हाउस बनाते हैं। इस तरह 2 दिन आराम करने के बाद रमा भी ठीक हो जाती है। फिर वो दोनों मिलकर उसी बाम्बू हाउस के ऊपर एक दूसरा बाम्बू हाउस बनाते हैं। इस तरह से उनका 2 स्टोरी वाला बाम्बू हाउस बनकर तैयार हो जाता है। एक बार संदीप के स्कूल के कुछ दोस्त उसके घर आते हैं। वो संदीप का 2 स्टोरी बाम्बू हाउस देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। उन्हें वो बाम्बू हाउस बहुत पसंद आता है। तभी उनमें से एक दोस्त कहता है, अरे संदीप, तुम्हारा बाम्बू हाउस कितना सुंदर है। यहाँ से जंगल का नजारा भी कितना अच्छा दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहीं पर रह जाओ हमेशा के लिए। संदीप के सारे दोस्त उसके घर की बहुत ही तारीफ करते हैं। वो घर जाकर अपने माता पिता को भी 2 स्टोरी बाम्बू हाउस के बारे में बताते हैं। फिर धीरे धीरे लोग वहां आकर उनका घर देखने लगते हैं। एक बार रमा का 2 स्टोरी बाम्बू हाउस देखकर एक आदमी उससे कहता है, हम जैसे कितने सारे ऐसे लोग होते हैं कि वो ऐसे परिसर में रहना चाहते हैं, पर काम की वजह से रह नहीं पाते। लेकिन छुट्टियों में हम अपना एक दिन यहाँ आकर तो बिता सकते हैं ना। इसलिए आप अपना घर एक दिन के लिए किराए पर भी दे सकते हो, जिस वजह से आपको अच्छे पैसे भी मिलेंगे। रमा को भी उस आदमी की ये बात अच्छी लगती है और वो छुट्टियों के दिन अपना घर किराए से देने लगती है। देखते ही देखते इस 2 स्टोरी बाम्बू हाउस की डिमांड बढ़ने लगती है। फिर रमा और 2 स्टोरी बाम्बू हाउस बनाकर उन्हें भी किराए से देने लगती है और देखते ही देखते वो ढेर सारे पैसे भी कमाती है। जायंट चिकन मड हाउस। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम था विष्णु। वो अपने परिवार के साथ एक छोटे से झोपड़ी में रहता था। उसके पास खेत का एक छोटा सा हिस्सा था, लेकिन उससे ज्यादा फसल नहीं उगा करती थी। उसका जैसे तैसे करके गुजारा चलता था। एक बार की बात है, विष्णु खेत से अपने घर जा रहा था कि तभी रास्ते में उसे एक मुर्गी मिलती है।
अरे बेचारी मुर्गी ऐसे रास्ते के बीच में पड़ी है, देखता हूँ इसे क्या हो गया है। ऐसा सोचकर विष्णु उस मुर्गी के पास जाता है और उस मुर्गी को सहलाने लगता है और वहां से जाने लगता है। तभी वो मुर्गी उसके पीछे पीछे आने लगती है। कुछ देर के बाद उसे महसूस होता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। तब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे वो मुर्गी दिखाई देती है। विष्णु उसे देखकर कहता है, अरे ये मुर्गी मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही है? जाओ मुर्गी, तुम्हारा घर जहाँ है वहीं चली जाओ। ऐसा कहकर विष्णु उस मुर्गी को भगाने लगता है और आगे बढ़ता है, पर वो मुर्गी उसके पीछे पीछे ही चलती रहती है। ऐसा करके विष्णु घर आ जाता है। मुर्गी भी उसके पीछे पीछे उसके घर आ जाती है। घर में उसकी बेटी आंगन में खेल रही होती है। तब उसकी नजर उस मुर्गी पर गिरती है। वो मुर्गी को देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है, पिताजी, आपने मेरे लिए मुर्गी लेकर आए। मुझे ये मुर्गी बहुत पसंद आई पिताजी। अरे नहीं नहीं बेटा, ये तो अपने आप मेरे पीछे पीछे घर तक चली आई। ठीक है पिताजी, आज से ये मुर्गी हमारे साथ ही रहेगी और इसका नाम तो चुटकी है। मैं आज से इसे चुटकी कह के बुलाऊंगी। पर बेटा, इस मुर्गे का कोई मालिक होगा तो वो इसे ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ जाएगा। तब तो हमें इसे लौटाना ही पड़ेगा ना। पिताजी, तब का तब देखा जाएगा, पर अभी तो हम इसे अपने साथ रख सकते हैं ना। विष्णु मुन्नी की बात मान लेता है। मुन्नी चुटकी के साथ खेलने लगती है। चुटकी को भी वो बहुत अच्छी लगती है। मुन्नी उसकी अच्छे से देखभाल करती है और उसे समय से पानी देना, खाना देना, इस तरह की सारी जिम्मेदारियां पूरी करती है। इस तरह उन दोनों के बीच में दोस्ती और ढेर सारा प्यार हो जाता है। चुटकी जल्दी जल्दी से अंडे देने लगती है और उसके बच्चे भी आते हैं। ऐसा करते करते उसके पास ढेर सारी मुर्गियां हो जाती है। तब विष्णु की बीवी उससे कहती है, सुनो जी, हमारी चुटकी ने तो कुछ ही महीनों में ढेर सारी मुर्गियों को जन्म दिया है। क्यों ना हम और कुछ मुर्गियां खरीद कर अपना चिकन पोल्ट्री फार्म चालू कर दे। हाँ रमा, तुम्हारा ये आइडिया तो बहुत ही अच्छा है। मैं आज ही शहर जाकर कुछ और मुर्गियां खरीद कर लाता हूँ और यहीं पर अपना एक पोल्ट्री फार्म चालू करता हूँ। लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। अरे आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास कुछ गहने हैं, आप उन्हें बेचकर मुर्गियां खरीद ले आइए। इस तरह विष्णु शहर जाता है और वहां से कुछ मुर्गियां खरीद कर घर लाता है। घर के पास ही में वो एक मुर्गियों के लिए फार्म बनाता है, जहां पर वो सारी मुर्गियां रखता है। देखते ही देखते उसका पोल्ट्री फार्म अच्छे से चलने लगता है। उसे अच्छे खासे पैसे मिलने लगते हैं। उसके पोल्ट्री फार्म की मुर्गियां लोगों को भी बहुत पसंद आती है। उसका पोल्ट्री फार्म बहुत अच्छे से चलने लगा था। उसकी तरक्की होती जा रही थी। उसने अपनी झोपड़ी से एक अच्छा मकान भी बना दिया। पर विष्णु की यह तरक्की उसके गांव के मनोज नाम के आदमी को रास नहीं आती। इस विष्णु के बच्चे की तो तरक्की पे तरक्की होती जा रही है, वो भी एक मुर्गी से। ऐसा सोचकर मनोज उस पर जलने लगता है और एक दिन उसका पोल्ट्री फार्म बर्बाद करने की सोचता है। एक रात वो जहरीली दवा मुर्गियों के खाने में डाल देता है और वहां से चला जाता है। पर वो खाना सबसे पहले चुटकी ही खाती है, जिसे खाकर वो मर जाती है। और जो मुर्गी वो खाना खाते हैं वो सारी मारी जाती है। दूसरे दिन सवेरे जब मुन्नी चुटकी के पास जाती है तो उसे मरा हुआ देखकर रोने लगती है। पिताजी, पिताजी, मेरी चुटकी, अब मेरे साथ कौन खेलेगा पिताजी? मुझे मेरी चुटकी ला दो ना पिताजी। चुटकी हमारे लिए बहुत ही लकी थी। उसके आते ही हमारी गरीबी के दिन चले गए थे। पता नहीं चुटकी इतने जल्दी हमें छोड़कर क्यों चली गई। ऐसा कहकर मुन्नी और रमा दोनों भी रोने लगते हैं। चुटकी के जाने के बाद मुन्नी उदास रहने लगती है। वो ना खाना खाती है ना खेलती है। उसकी ये हालत देखकर विष्णु को बहुत चिंता होने लगती है। एक रात चुटकी विष्णु के सपने में आती है और कहती है, विष्णु, मुन्नी के लिए जायंट चिकन मड हाउस बना के दो, जिससे उसका मन बहल जाएगा। और हाँ, तुम्हारी बर्बादी का कारण वो मनोज है, उसे भी अच्छा सबक सिखाना। विष्णु रात को ही जाग जाता है। तब उसे सारी बात समझ आती है। दूसरे दिन ही वो अपनी बेटी मुन्नी के लिए जायंट चिकन मड हाउस बनाता है। यह देखकर मुन्नी बहुत खुश हो जाती है और उसके साथ में खेलने लगती है। विष्णु उसी जायंट चिकन मड हाउस में फिर से अपना पोल्ट्री फार्म चालू करता है।
और फिर से एक बार मनोज उसका पोल्ट्री फार्म बर्बाद करने के लिए आता है, पर तब सारी मुर्गियां उसके पीछे पड़ जाती है और उसे चोंच मार मार कर घायल कर देती है। मनोज वहां से भागकर चला जाता है और फिर कभी भी विष्णु को परेशान करने नहीं आता। इस तरह से विष्णु का नया पोल्ट्री फार्म जायंट चिकन मड हाउस में भी अच्छे से चलने लगता है।